नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो जो लोग कल वाला लेक्चर देख कर आए हैं, पहले तो उनको सलाम है। और जो आज नए जुड़े हैं, उनसे कहना है कि भाई लाइन में आ गए हो तो अब रुकना बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने भारत के आकार और भौगोलिक स्थिति के बारे में समझा। और आज ये उसी का अगला लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। दोस्तों, ये वही टॉपिक है जहां से यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी पुलिस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और यहां रटने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, यहां समझ काम आएगी। जैसे पहाड़ ऐसे खड़े नहीं हो गए हैं, मैदान ऐसे नहीं फैल गए हैं, और पठार जो हैं ये ऐसे ही नहीं बन गए हैं। इन सब के पीछे लाखों करोड़ों साल की कहानी है। और यही आज हम खेल खेलने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये सब कैसे क्या हुआ। और याद रखना, जो बच्चा भूगोल को समझ लेता है ना, उसका सिलेक्शन दूसरों से एक कदम आगे चल देता है। तो भाई साहब, कमर कस लीजिए और दिमाग को खोल लो, और खुद से वादा करो कि आज समझ के पढ़ेंगे, रट के नहीं। तो चलिए साथी, बिना हम देरी किए शुरू करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में। और कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारत की किस भूगर्भिक संरचना को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है? और इसमें लौह अयस्क, सोना और मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें धारवाड़ संरचना की, तो धारवाड़ संरचना का जो विकास है वो आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। और यह जो है भारत की सबसे प्राचीन कायांतरित अवसादी चट्टानें हैं, जो कि जीवाश्म रहित हैं। साथ ही में आर्थिक दृष्टि से जो है यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है, क्योंकि इसमें भारत के जितने भी प्रमुख धात्विक खनिज हैं, जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा और क्रोमियम, ये सभी पाए जाते हैं। और इसका जो विस्तार है वो कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह अरावली, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय के शिलोंग रेंज में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़ संरचना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का लगभग 98% कोयला भंडार किस भूगर्भिक संरचना में पाया जाता है और इसका निर्माण किस काल में हुआ था? देखिए, अगर हम बात करें पैलियोजोइक की, तो पैलियोजोइक युग के कार्बोनिफेरस से पर्मियन काल के दौरान जो है भू संचलन से बने धसाओं में वनस्पतियों के दबने से गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। और गोंडवाना संरचना ही जो है यहाँ सबसे ज्यादा 98% जो कोयला है ये गोंडवाना क्रम की संरचना में पाया जाता है। और यह संरचना जो है बिटुमिनस कोयले के भंडार की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। और भारत का जो अधिकांश कोयला है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। साथ ही में अगर हम इसके विस्तार की बात करें कि ये कहां कहां पाया जाता है, तो जितनी प्रमुख नदी घाटियां हैं, जैसे आपका दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी और नर्मदा घाटी, तो यहां पर आपका कोयला पाया जाता है, जो कि बिटुमिनस प्रकार का कोयला है, जो कि द्वितीय उच्च कोटि का कोयला है। अगर हम बात करें सबसे उच्च कोटि के कोयले की, तो वो आपका है एंथ्रेसाइट कोयला, जो कि आपके कारगिल वगैरह क्षेत्र में पाया जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना संरचना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को एक दूसरे से अलग करती है? देखिए, हिमालय का जो विभाजन, पहले तो हम हिमालय के विभाजन को समझते हैं। तो जो हिमालय का विभाजन है वो सेनोजोइक महाकल्प के दौरान भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से जो है हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण हुआ। और इस श्रेणियों को जो है अलग करने वाली सीमाओं की अगर हम बात करें, तो उनमें आता है सबसे पहले ITSZ। यह जो है तिब्बत के पठार और वृहद हिमालय को अलग करता है। दूसरा अगर हम बात करें MCT, जिसको जो है ये वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। अगर हम बात करें MBF की, तो यह जो है लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से अलग करता है। और लास्ट में बात करें HFF की, तो यह शिवालिक हिमालय को जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करता है। अगर इसके हम फुल फॉर्म की बात करें, तो आपको पता होगा कि इन सब का फुल फॉर्म क्या है। जैसे ITSZ, इसका जो फुल फॉर्म है आपके सामने लिखा हुआ है, इंडस सांगपो सचर जोन। वैसे MCT की बात करें तो इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। साथ ही में MBF, तो आप देख सकते हैं MBF का फुल फॉर्म है मेन बाउंड्री फॉल्ट। और HFF का नाम है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में भवन निर्माण सामग्री जैसे लाल बलुआ पत्थर और प्रसिद्ध हीरा खदानों के लिए कौन सा भूगर्भिक क्रम जाना जाता है? देखिए, अगर हम बात करें विंध्यन क्रम की, तो विंध्यन क्रम की संरचना का जो निर्माण है वो कुड़प्पा संरचना के अवसादीकरण और उसके निक्षेपीकरण से हुआ है। साथ ही में इसके विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार कहां तक है, तो यह संरचना जो है पूर्व में बिहार के सासाराम व रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक है और उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक फैली हुई है। और इस संरचना का जो आर्थिक महत्व है, तो इसका जो आर्थिक महत्व है वो भवन निर्माण सामग्री में है। मतलब भवन निर्माण सामग्री के पत्थरों जैसे लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के लिए संरचना काफी प्रसिद्ध है। साथ ही में जो ये सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला और सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है वो इन्हीं पत्थरों से बना है। साथ ही में अगर हम कुछ स्पेशल फैक्ट की बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो पन्ना की खान है और जो आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान है, तो इन दोनों खानों से हीरा मिलता है और ये दोनों ही खानें जो हैं विंध्यन क्रम की संरचना में ही पाई जाती हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंध्यन क्रम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था और यह मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा के विकास के लिए उत्तरदायी है? देखिए, अगर हम बात करें दक्कन ट्रैप की, तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है वो मेसोजोइक कल्प के क्रिस्टेशियस युग में ज्वालामुखी प्रक्रिया के दरारी उद्भेदन के माध्यम से हुआ है और इस ज्वालामुखी क्रिया से जो है बेसाल्ट लावा का जमाव हुआ, जिससे कि बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ और इसी बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से जो है काली मृदा का निर्माण हुआ, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है ये महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, साथ ही में गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टेशियस काल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे प्राचीन और सबसे ऊंची श्रेणी वृहद हिमालय का उत्थान मुख्य रूप से किस युग में हुआ था? देखिए, हिमालय की उत्पत्ति की बात करें तो हिमालय की जो उत्पत्ति है वो सेनोजोइक महाकल्प में, टर्शियरी युग में हुई थी, लेकिन इसकी जो विभिन्न श्रेणियों का उत्थान है वो अलग अलग कालखंडों में हुआ। अगर हम बात करें ओलिगोसीन काल में, तो ओलिगोसीन काल में जो है सबसे पहले वृहद हिमालय का निर्माण हुआ और यह जो है श्रेणी सबसे आंतरिक और सबसे ऊंची है। जबकि बात करें मायोसीन काल की, तो इस काल में लघु या मध्य हिमालय का उत्थान हुआ और प्लायोसीन काल की बात करें तो प्लायोसीन काल के दौरान जो है सबसे नवीन श्रेणी शिवालिक का निर्माण हुआ। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओलिगोसीन काल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण भूगर्भिक समय मापक्रम के किस काल में हुआ और यह किस प्रकार की संरचना का उदाहरण है? तो जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण है वो सेनोजोइक महाकल्प के चतुर्थक काल के प्लिस्टोसीन और होलोसीन युग में हुआ है और यह जो है भारत की सबसे नवीन भूगर्भिक संरचना है। साथ ही में जो इसका निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो हिमालय के उत्थान के बाद उसके दक्षिण में एक विशाल खाई बन गई थी और हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निरंतर जमाव से जो है इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ और मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर जो है इसे चार भागों में बांटा जाता है। एक तो आपका भाभर क्षेत्र जो कि हिमालय के कंकड़ पत्थरों वाला क्षेत्र जहां पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं। दूसरा आपका तराई क्षेत्र जो कि दलदली और भारी वर्षा वाला क्षेत्र जहां नदियां जो हैं पुनः प्रकट होती हैं और तीसरा आपका है बांगर जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला ऊंचा क्षेत्र है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है और लास्ट है आपका खादर। तो ये जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है जो कि कृषि के लिए सबसे सर्वाधिक उपजाऊ है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की धारवाड़ संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
देखिए जो धारवाड़ संरचना है, तो धारवाड़ संरचना का जो निर्माण है वो आर्कियन काल की चट्टानों के अपरदन और उसके निक्षेपण से हुआ है। और धारवाड़ चट्टानें जो हैं ये पूरी तरह से जीवाश्म रहित हैं, मतलब इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और ये मुख्य रूप से जो है ये खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टानें हैं। और यहीं की कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खानों से जो है सोना पाया जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हीरे की खानें भारत की किस भूगर्भिक संरचना का हिस्सा हैं और इस संरचना का मुख्य आर्थिक महत्व क्या है? देखिए अगर हम बात करें विंध्यन क्रम की संरचना की, देखिए विंध्यन क्रम की जो संरचना है ये मध्य प्रदेश के पन्ना और आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में पाए जाने वाले हीरो के लिए काफी प्रसिद्ध है। साथ ही ये जो है भवन निर्माण सामग्री के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, जो कि सांची का स्तूप और दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा का जो किला है वो इसी संरचना से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन संरचना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय के संदर्भ में उस संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है जो ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया जो ITSZ है जिसको हम इंडस सांगपो सचर जोन बोलते हैं, तो यह जो है हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है और यह वह स्थान है जहां भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है आपस में मिली थी और यह जो है तिब्बत हिमालय और वृहद हिमालय की बीच की सीमा बनाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ITSZ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की गोंडवाना संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि भारत का जो लगभग 98% कोयला जो है ये इसी संरचना में पाया जाता है। दूसरा कथन है कि इसका जो निर्माण है वो कार्बोनीफेरस से पर्मियन काल के बीच में हुआ। और तीसरा कथन है कि ये मुख्य रूप से धात्विक खनिजों जैसे सोना और लोहे के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अगर हम बात करें गोंडवाना संरचना की, तो गोंडवाना संरचना का जो निर्माण है वो पैलियोजोइक महाकल्प के अंत में कार्बोनीफेरस के काल के दौरान पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण विशाल दरारें बनी और इन दरारों में घने जंगल और वनस्पतियां जो हैं दब गई, जो कालांतर में दबाव और ताप के कारण कोयले में परिवर्तित हो गई। और जो गोंडवाना संरचना है, तो गोंडवाना संरचना से मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाला बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है, जो कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा माना जाता है। और साथ ही में जो गोंडवाना संरचना है ये मुख्य रूप से नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे आपका दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। जबकि तीसरा कथन जो कह रहा है यह मुख्य रूप से धात्विक खनिजों जैसे सोना और लोहे के लिए प्रसिद्ध है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो धातुओं के लिए या धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध चट्टान है वो आपका धारवाड़ संरचना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मुख्य रूप से किस भूगर्भिक संरचना की अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं? देखिए जो टर्शियरी संरचना है, तो टर्शियरी संरचना का जो निर्माण है वो इयोसीन से लेकर प्लायोसीन युग के बीच हुआ था और यह वही काल है जब हिमालय का उत्थान हो रहा था और भारत में खनिज तेल इसी काल की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टर्शियरी संरचना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इसका निर्माण जो है क्रिस्टेशियस काल में दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कथन है कि इसकी बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से रेगुर मृदा का निर्माण हुआ है, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही कह रहा है। जबकि तीसरा कथन है कि यह संरचना मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो दक्कन ट्रैप का विस्तार है इसका मुख्य विस्तार जो है भारत के पश्चिमी और मध्य भाग जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में है, न कि उत्तर पूर्वी राज्यों में। और महाराष्ट्र का लगभग 75 से 80% भाग जो है इसी संरचना से बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला और दूसरा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच की भूगर्भिक सीमा को किस नाम से जाना जाता है?
देखिए अगर हम बात करें हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट की, तो यह जो है हिमालय की सबसे दक्षिणी सीमा है और यह जो है शिवालिक की पहाड़ियों को उत्तर भारत के मैदानी भागों से जो है अलग करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HFF। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की आर्कियन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन है कि ये पृथ्वी की सबसे प्राचीन एवं प्राथमिक चट्टानें हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि ये जो पृथ्वी की सबसे प्राचीन और प्राथमिक चट्टानें हैं। दूसरा कथन है कि इनका निर्माण तप्त मैग्मा के ठंडे होने से हुआ है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। जबकि तीसरा कथन कह रहा है कि इन चट्टानों में जटिल जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इनका निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कथन है कि यह संरचना मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर प्रसिद्ध है। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा कथन। तीसरा कथन है कि यह संरचना धात्विक खनिजों जैसे सोना और चांदी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि धात्विक खनिजों जैसे सोना चांदी के लिए धारवाड़ संरचना सबसे प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति के संदर्भ में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत किस प्राचीन सागर को हिमालय का गर्भगृह मानता है। देखिए अगर हम कोबर के भूसन्नति सिद्धांत पे बात करें, तो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार कोबर ने बताया कि 7 से 8 करोड़ वर्ष पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये उत्तर की ओर खिसकने लगी और यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, और इन दोनों प्लेटों के बीच जो है तब टेथिस सागर नामक एक उथला सागर था, और दोनों प्लेटों के संकुचन के कारण जो है टेथिस सागर के मलबे में जो है अवसादी मोड़ पड़ने लगा, जिससे जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का जन्म हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेथिस सागर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की धारवाड़ संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह भारत की सबसे प्राचीन कायांतरित अवसादी चट्टानें हैं। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि लौह अयस्क, सोना और मैग्नीज जैसे धात्विक खनिजों के लिए यह भारत की सबसे समृद्ध संरचना है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। जबकि तीसरा कथन कह रहा है कि इन चट्टानों में जीवाश्मों की प्रचुरता पाई जाती है। तो देखिए ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव है, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला और दूसरा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के भूगर्भिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है। तो पहला कथन है कि यह एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। दूसरा कथन है कि इसका निर्माण मुख्य रूप से टेथिस सागर के अवसादों से हुआ है। जबकि तीसरा कथन है कि यह भारत का सबसे प्राचीन और सर्वाधिक स्थिर भूखंड है। और चौथा कथन है कि यह जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। तो देखिए आपका जो तीसरा कथन है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है यह भारत का सबसे प्राचीन और सर्वाधिक स्थिर भूखंड है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और प्रायद्वीपीय पठार जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, और जो कि भारत की सबसे प्राचीन संरचना है। तो इसका प्रश्न है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका पूर्वी विस्तार है। देखिए जो मेघालय का पठार है ये देखने में तो हिमालय के करीब लगता है, लेकिन भूगर्भिक रूप से जो है यह प्रायद्वीपीय भारत का ही एक हिस्सा है, और आर्कियन काल की चट्टानों जैसे नीस और ग्रेनाइट से जो है ये बना हुआ है। और ये जो आपकी राजमहल पहाड़ी हैं, तो ये मेघालय का पठार जो है राजमहल पहाड़ियों का ही जो है पूर्वी विस्तार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय पठार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भूगर्भिक संरचना और उससे संबंधित प्रमुख खनिज के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है।
तो जो धारवाड़ संरचना है, तो धारवाड़ संरचना जो है अपने धात्विक खनिजों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। गोंडवाना संरचना की बात करें तो गोंडवाना संरचना जो है ये कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल करेक्ट है। विंध्यन संरचना की बात करें तो विंध्यन संरचना जो है ये चूना पत्थर एवं हीरे के लिए प्रसिद्ध है। जबकि आर्कियन संरचना की बात करें तो आर्कियन संरचना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ये टर्शियरी संरचना की अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इस चैप्टर में सिर्फ यही है, भारत की चट्टानों के बारे में आपको पढ़ना है, उसकी भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो पहला कथन है कि इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिस्टेशियस काल में हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, यह एक दरारी ज्वालामुखी उत्भेदन का परिणाम है जिससे बेसाल्टिक लावा का निक्षेप हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कथन है कि दक्कन ट्रैप की चट्टानों के विखंडन से रेगुर, जिसे काली मिट्टी कहते हैं, इसका निर्माण हुआ, तो तीसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही कथन सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विंध्यन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इनका निर्माण कुड़प्पा चट्टानों के बाद हुआ है और ये मुख्य रूप से अवसादी चट्टानें हैं, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह संरचना लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के भंडार के लिए जानी जाती है, तो बिल्कुल दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि भारत के प्रसिद्ध हीरा क्षेत्र जैसे पन्ना और गोलकुंडा इसी संरचना से संबंधित हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है, आपके तीनों ही आपके कथन बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की गोंडवाना संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि भारत का लगभग 98% कोयला भंडार इसी संरचना में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इन चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच हुआ, तो यह भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरा कथन है कि यह संरचना मुख्य रूप से नदी घाटियों जैसे दामोदर, महानदी और गोदावरी में विस्तृत है, तो यह भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो फिलहाल ये तीनों ही कथन एकदम सही हैं और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही में अगर बता दें कि गोंडवाना संरचना का जो निर्माण है वो तब हुआ जब प्राचीन काल में भूमि के धंसने के कारण विशाल घाटियों का निर्माण हुआ और इन घाटियों में वनस्पति के दबने और कालांतर में उच्च ताप और दबाव के कारण जो है या कोयले के रूप में परिवर्तित हो गई। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही कथन सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की भूगर्भिक संरचनाओं को उनके निर्माण के प्राचीनतम से नवीनतम कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी थी, तो पृथ्वी पहले हमारा आग का गोला थी और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुई तो उसके ठंडा होने के साथ साथ अलग अलग समय काल में अलग अलग चट्टानों का निर्माण हुआ। तो हम आज उन्हीं चट्टानों पे बात करेंगे कि सबसे प्राचीनतम से लेकर नवीनतम चट्टानों का कालक्रम। तो सबसे पहले आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ जो कि सबसे पुरानी और जीवाश्म रहित थी। फिर उसके बाद धारवाड़ संरचना का विकास हुआ जो कि अपने खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण थी। फिर उसके बाद कुड़प्पा संरचना का विकास हुआ जो कि चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद विंध्यन क्रम जो कि भवन निर्माण सामग्री और हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद गोंडवाना संरचना का विकास हुआ जो कि अपने कोयला भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद दक्कन ट्रैप, और दक्कन ट्रैप जो है ये लावा से निर्मित है और इसी से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन है कि भारत की सबसे पुरानी चट्टानें आर्किन क्रम की हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी कथन आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है गोंडवाना चट्टानें पेट्रोलियम के लिए जानी जाती हैं। देखिए अभी मैंने बताया कि जो गोंडवाना चट्टानें हैं ये कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि पेट्रोलियम जो है ये मुख्य रूप से टर्शियरी काल की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पूर्णतया जीवाश्म रहित है।
तो देखिए जो आर्किन क्रम की चट्टानें हैं, तो आर्किन क्रम की चट्टानें तब बनी जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी और उस समय जीवन का अस्तित्व बिल्कुल नहीं था, इसलिए इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्किन क्रम की संरचना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रैप का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हुआ था? तो देखिए जो दक्कन ट्रैप का निर्माण था वो मेसोजोइक महाकल्प के क्रिस्टेशियस काल में हुआ था और इसका निर्माण जो है एक दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन का परिणाम है जिससे बेसाल्टिक लावा का निक्षेपण हुआ और इसी दक्कन ट्रैप की चट्टानों के विखंडन से जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता था? देखिए जो अंगारा लैंड है जिसे लॉरेंसिया के नाम से भी जाना जाता है, ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का ही उत्तरी हिस्सा था और लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले जो है पैंजिया दो बड़े हिस्सों में टूट गया और इसका जो उत्तरी भाग था वो अंगारा लैंड या लॉरेंसिया के नाम से जाना जाता है और इसका जो दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना लैंड के नाम से। और इन दोनों विशाल भूखंडों के बीच जो है एक उतला सागर स्थित था जिसे जो है टेथिस सागर कहा जाता था और अंगारा लैंड के टूटने और वीवर तकनीकी हलचलों के कारण जो है आज इसके कई सारे भाग हो गए हैं। तो अंगारा लैंड में जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे देश शामिल हैं, जबकि गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना में जो है आपका दक्षिणी अमेरिका, आपका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक मानचित्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग अंगारा लैंड का हिस्सा था? देखिए अभी मैंने बताया कि जो पैंजिया था तो पैंजिया का विभाजन हुआ और पैंजिया के टूटने से जो है इसके दो भाग हुए। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहा गया जबकि दक्षिणी भाग को जो है गोंडवाना लैंड कहा गया। और गोंडवाना लैंड की बात करें तो इसमें बहुत सारे देश थे, जैसे गोंडवाना लैंड में इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। जबकि अंगारा लैंड की बात करें तो अंगारा लैंड में आपका उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और अधिकांश एशियाई देश शामिल थे। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर के मलबे के वलन से हुई है? देखिए आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है, और ये कोबर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, कोबर ने अपने भूसन्नति सिद्धांत के अकॉर्डिंग बताया कि आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था और टेथिस सागर के उत्तर में जो था अंगारा लैंड था और उसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड, और दोनों ही भूखंडों पर जो है नदियां बहती थी और ये नदियां जो है अपने साथ अवसाद लाती थी और दोनों नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण जो है ये अपने टेथिस सागर में करती थी, जिससे कि टेथिस सागर के मलबे में वलन की क्रिया हुई और आपके हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेथिस सागर। तो मेरे मेहनती साथियों, आज हमने भारत की भूगर्भिक संरचना को बेहतरीन तरीके से समझा और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे बनाने के मैंने प्रयास किए। तो दोस्तों, अगर आज आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो और कौन सा हिस्सा सबसे पुराना है, कहां नई चट्टानें बनी और भारत का भूगोल कैसा है, तो अगर आपको ये समझ में अच्छे से आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो बच्चे कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं ना, उनका सिलेक्शन भीड़ से अलग हो जाता है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं, मेरे कंटेंट में कोई भी कमी नहीं रहेगी। ये आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो से अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो, ताकि हमें पता चले कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। और दोस्तों, रोज ही मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा और आपकी तैयारी को एक कदम ऐसी आगे बढ़ाता रहूंगा ताकि आपकी तैयारी में कोई रुकावट ना आए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो थैंक यू सो मच।